हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट किया था, जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। आज ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास एमसीक्यू के थ्रू कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इंडिया जीएस और सीजी पटवारी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये सीजी पटवारी 2022 की टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फर्स्ट टेस्ट इसका हो चुका है 15 मार्च को। नेक्स्ट टेस्ट जो है कल है, 21 मार्च को नेक्स्ट टेस्ट है। साथ में 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो कि 28, 3 और 8 तारीख को हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम से पहले अपनी फुल लेंथ प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से हमको अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको लास्ट टाइम में याद होनी चाहिए एग्ज़ाम अपीयर करने से पहले। आज भी हम उसी पैटर्न में डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन उठाएंगे, साथ में उसके पीछे का और भी क्या रीज़न है और वो किस तरह से हमको याद करना है उसको डिस्कस करते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन रॉय। न्यू हिंदुज़म जहाँ पे आ जाता है, आप लोगों को अपना आंसर बताते हुए चलना है। पॉज कर लीजिए और अपना आंसर अपने आप बताइए कि क्या है यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जहाँ पे हम न्यू हिंदुज़म देखें, न्यू देखिए वहाँ पे हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एन फॉर न्यू, एन फॉर नरेंद्र। और नरेंद्र कौन थे? नरेंद्र थे स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र कौन थी? स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861, 1891 में, 1893 में या 1897 में? तो कब की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो इसका आंसर जो है हमारा 1897। 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और भी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और हमको हर चीज़ याद होना चाहिए। तो पहली थिंग, यदि हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो वो है इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनके जन्म के रूप में, यानी कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ, तो हमारे देश में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है जनवरी में और आपका एग्ज़ाम है, तो मे बी होप सो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इन्होंने अपना शरीर त्यागा 1902 में। कब? 1902 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। और कहाँ पे त्यागा? तो वो आता है बेलूर मठ में। बेलूर मठ में, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि क्या ये इससे रिलेटेड कब इसकी स्थापना हुई और क्या है। बेलूर मठ में 1902 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। फिर आता है कि 1893, ये ईयर देख रहे हैं 1893। इसका रेलेवेंस क्या है? तो इसका रेलेवेंस ये है, इनका नाम तो नरेंद्र था, विवेकानंद कैसे पड़ गया? तो इनका नाम विवेकानंद किसकी रिक्वेस्ट पे पड़ा? तो महाराजा अजीत सिंह
महाराजा अजीत सिंह। और ये कहाँ के राजा थे? ये खेत्री राज्य के राजा थे। कहाँ के थे? खेत्री राज्य के राजा थे महाराजा अजीत सिंह, खेत्री स्टेट के। इनके रिक्वेस्ट में इन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया। क्या? विवेकानंद। ये आप देख रहे हैं विवेकानंद, इनका नाम तो नरेंद्र था, विवेकानंद इनका नाम कब पड़ा? महाराजा अजीत सिंह जो कि कहाँ के राजा थे? खेत्री के राजा थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर इनका नाम विवेकानंद पड़ा। ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है ना, कि किसके आग्रह पर इन्होंने विवेकानंद स्वीकार किया, विवेकानंद नाम स्वीकार किया, तो महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेत्री स्टेट। फिर आता है नियो वेदांतिज्म। अभी हमने देखा नियो हिंदुज़म। नियो हिंदुज़म क्या है? तो नियो हिंदुज़म मतलब क्या होता है कि वेदांत दर्शन जो हमारे भारत में है, वेदांत दर्शन जो षड दर्शन का एक अंग है, वेदांत दर्शन, उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है वेदांत में, यानी कि जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें इन्होंने वेस्टर्न लेंस के ज़रिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आप मटेरियल वर्ल्ड को भी लाइए। स्पिरिचुअलिटी में मटेरियल वर्ल्ड को लाना मतलब क्या होता है कि आध्यात्मिक में क्या लाओ? मटेरियल वर्ल्ड जो वस्तुकीकरण होता है उसको लाओ। इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक तो बनो, लेकिन आपके पास इतना धन भी होना चाहिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी प्रेरणा की बात आती है तो बोला जाता है स्वामी विवेकानंद जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कारण यही है, इन्होंने नियो वेदांत ये दर्शन लाए, नियो वेदांतिज्म है ना, न्यू वेदांतिज्म। और ये न्यू वेदांतिज्म ये बोलता ही यही है कि स्पिरिचुअलिटी को आप मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ दो। ठीक है, यानी कि आप आध्यात्मिक रहो, अपना स्वयं का विकास करो। फिर आता है 1893 का और एक रेलेवेंस है, और वो रेलेवेंस ये है कि शिकागो में ये भी एग्ज़ाम में आया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है और आप लोगों को पता भी होगा। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में जो इन्होंने स्पीच दिया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन जो कि शिकागो में हुआ था, इन्होंने जो स्पीच दिया था वो वर्ल्ड फेमस हुआ था। ठीक है, ये रेलेवेंस है 1893 का। और क्या रेलेवेंस है? जस्ट मैंने आपको बताया कि इन्होंने विवेकानंद नाम को स्वीकारा। फिर आता है यहाँ पे कि पूछा गया है एग्ज़ाम में कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का रचयिता किसने कहा है? आधुनिक भारत का रचयिता विवेकानंद को किसने कहा है? तो आंसर है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को बोला है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोला है? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पूरा नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का रचयिता कहा है। ठीक है, किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसको कहा? तो स्वामी विवेकानंद को कहा है। फिर उसके बाद आता है 1897। तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर उसके बाद 1899 में इन्होंने बेलूर मठ, जो कि अभी प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है, बेलूर मठ की स्थापना की। और इसी बेलूर मठ में 1902 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें स्वामी विवेकानंद जी से आपको रिलेट कर पाए होंगे और आप याद कर पाओगे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था, 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था, उसने लड़कियों की विवाह उम्र कितनी तय की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका 14 वर्ष। याद रखना आप लोग, 14 वर्ष। साथ में इसको यदि आप करंट से जोड़ते हो, यानी कि प्रेजेंट डे जो चल रहा है वो ये है, यदि आपसे पूछता है जया जेटली कमेटी किससे रिलेटेड है,
क्योंकि करंट अफेयर भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, करंट तो पूछता ही है। तो यदि आपसे पूछेगा कि जया जेटली कमेटी या जया जेटली टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है जो लड़कियों की विवाह उम्र जो 18 वर्ष अभी प्रेजेंट डे है, तो उसको बढ़ा करके 21 वर्ष करने की सलाह किसने दी है? जया जेटली कमेटी ने दी है। और यदि एक बार इसका बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो ये एक्ट बन जाएगा। और इसका कारण दिया गया है कि जब हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, और आप बताइए राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में हमको राइट टू इक्वालिटी समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो हमको आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, जब ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो हम किस तरह से बोलते हैं कि हम लड़कियों को और लड़कों को एक जैसे ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ आप 18 वर्ष लड़कियों की उम्र रखे हैं और 21 वर्ष लड़कों की उम्र रखें, तो ये तो एक जैसा नहीं हुआ। इसीलिए इस कमेटी ने, किसने? जया जेटली कमेटी ने, जया जेटली समिति ने ये सुझाव दिया है कि लड़कियों की विवाह उम्र बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी जाए। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1879 में या 1889 में? तो कब हुआ महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के? आप लोग बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है 1879 में। आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हो और इसमें आप पढ़ते हो वीर नारायण सिंह, पढ़ते हैं आप लोग, वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आप याद रखो कि इनका जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो किससे आप रिलेट किए थे? 1857 के विद्रोह से। इसी संदर्भ में आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, 1857 का विद्रोह और वीर नारायण सिंह जी का विद्रोह जो हुआ था। साथ में आप ये पढ़े हैं कि उस समय इन्होंने क्या किया था कि वीर नारायण सिंह जी ने क्या किया था कि मतलब कि अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, तो इन्होंने चोरी किया था साहूकार के घर में, है ना, कसडोल के साहूकार। तो ये सब आप लोग पढ़ें। वीर नारायण सिंह किसके सापेक्ष में पढ़ें? छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में पढ़ें, यानी कि छत्तीसगढ़ से रिलेट किए हैं कि छत्तीसगढ़ में ये एक हमारे क्या थे? स्वतंत्रता संग्रामी थे छत्तीसगढ़ के। उसी तरह से महाराष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी का नाम यदि कहीं बोला जाता है तो उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। क्या है? वासुदेव बलवंत फड़के इनका नाम है। और इनको आदि क्रांतिकारी की उपाधि प्राप्त है। क्या प्राप्त है? आदि क्रांतिकारी बोला जाता है इनको, ठीक है। ये क्रांतिकारी ऐसे थे जो कि स्वराज में बिलीव करते थे। किस पे बिलीव करते थे? स्वराज में बिलीव करते थे। और इनकी मृत्यु भी इसी तरह से हुई थी। इनकी मृत्यु जो है, जिस तरह से महात्मा गांधी का हथियार था कि हम कुछ भी हुआ तो डेथ यानी कि फास्टिंग करना है हमको, है ना, फास्टिंग करना है, वो क्या करते थे कि हम अन्न जल का त्याग करें। सिमिलरली इन्होंने भी फास्टिंग, स्वराज की राह अपनाई थी। और इनका मूल कारण था कि ये किस तरह से क्रांतिकारी हुए। और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबिलियन, यदि आपसे पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबिलियन कौन है, तो वासुदेव बलवंत फड़के है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना एम्फसाइज करके एक ही क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? तो उसका कारण है क्योंकि हाल ही में ये अभी न्यूज़ में थे, नवंबर 2021 में इनके बारे में अभी न्यूज़ में आए हुए थे, यानी कि न्यूज़ इनके बारे में आई हुई थी। तो होप सो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ भी उठा के नहीं पूछा जाता है। जो भी पर्सनालिटी न्यूज़ में होती है उसके बारे में ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमको ऐसा लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं, हम पढ़ के तो कुछ आए होते हैं और एग्ज़ाम में कुछ आ गया होता है। ऐसा नहीं होता। जो भी पर्सनालिटी न्यूज़ में होती है या फिर कोई भी प्लेस हो गया, समथिंग इससे रिलेटेड, वही एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो वासुदेव बलवंत फड़के, यदि विद्रोह पूछा और कौन से राज्य से रिलेटेड है तो महाराष्ट्र है।
कब हुआ? तो 1879 में हुआ इनका विद्रोह। इनको आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। साथ में इनको फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबिलियन बोला जाता है, इंडियन आर्म्ड रेबिलियन बोला जाता है। साथ में ये स्वराज का रास्ता अपनाए थे। इतनी चीज़ें यदि आपने याद कर लिया है तो बहुत ही अच्छा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने या ब्रजकिशोर प्रसाद ने? तो किसने दिया था? नील उत्पादक किसानों को, इंडिगो जो फार्मर्स थे, इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन फार्मर्स, इंडिगो प्लांटेशन, तो किसने दिया था? साथ में चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, तो आपको याद आना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल ने दिया था आमंत्रण। अब यहाँ से आता है कि सत्याग्रह है ना, जो जब महात्मा गांधी जब भारत आए थे 1915 में, उसके बाद से जो इनका जो भी इन्होंने भारतीय राजनीति को समझा, किस तरह से यहाँ पे क्या है, पूरा हर चीज़ को इन्होंने देखा समझा और फिर उसके बाद ये एंटर किए हैं किसी भी सत्याग्रह में। तो महात्मा गांधी जी के संदर्भ में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, और वो क्या याद रखनी है सुन लीजिए। केक याद रखना। अब आप बोलोगे मैम केक बता रहे हो, तो हाँ बिल्कुल केक बता रही हूँ। केक याद रखना महात्मा गांधी जी के संदर्भ में। सी से याद रखना चंपारण। क्या याद रखोगे? चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सी से। ए से याद रखो अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो हुआ था, अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद के से याद रखो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। केक, महात्मा गांधी केक याद रखना, ठीक है। फिर आता है आपसे, यदि अब इसका ईयर भी याद कर लो, तो ये जो चंपारण है वो हुआ था 1917, 1917। अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी 1918 में हुई थी, 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, ठीक है। इतना ईयर याद कर लिए, 1917, 1918 और 1918 अगेन, ठीक है। फिर और सुन लो इसके बारे में, जहाँ पे बात आती है CAKE, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो जो चंपारण सत्याग्रह, यदि आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो चंपारण सत्याग्रह ही था। क्या था? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछता है कि पहला महात्मा गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक, अहमदाबाद मील स्ट्राइक में इन्होंने अपना ये हथियार हंगर स्ट्राइक को अपनाया। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो हुई थी, वहाँ पे इन्होंने अपना ये हथियार को अपनाया था, ठीक है। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह से याद करना कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी कहाँ से? खेड़ा सत्याग्रह से ही हुई थी, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आई होप ये 3 चीज़ें आपको याद रहेंगी। महात्मा गांधी से रिलेट करो केक, CAKE, तो केक से सी से याद रखो चंपारण, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। फिर आता है अहमदाबाद मील स्ट्राइक, क्योंकि इसको क्रम में सेट करने के लिए भी पूछता है, तो फिर हुआ था अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो कि 1918 में हुआ था। फिर होता है खेड़ा सत्याग्रह, तो वो हुआ था 1918 अगेन। फिर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ चालू किया था, तो वो चंपारण सत्याग्रह में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे चालू किया था, तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक में। फिर प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस सत्याग्रह से हुई थी, तो वो है खेड़ा सत्याग्रह। फिर आता है यहाँ पे आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जब ये पटना गए थे, किसके लिए? इंडिगो प्लांटेशन। ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल थे पटना के। कहाँ के थे? पटना के थे, ठीक है। तो यहीं पे जब ये गए थे तो राजेंद्र प्रसाद जी से जो है इनकी मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी? राजेंद्र प्रसाद जी से इनकी मुलाकात हुई थी। एक्चुअल में ये हुआ था, स्टोरी ये होती है कि राजेंद्र प्रसाद जी के घर ये ठहरे थे, बट ये वहाँ के वकील थे, बहुत ही फेमस वकील थे ये पटना के राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन ये बात पता नहीं थी महात्मा गांधी जी को कि ये राजेंद्र प्रसाद जी के घर में ठहरे हैं। फिर उसके बाद जब अधिवेशन हुआ था, क्या बोलते, बंगाल अधिवेशन
हुआ था तब ये इनको पता चला था, कोलकाता जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तब इनको पता चला था कि जब ये पटना गए थे और जिसके घर में ठहरे थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद मूलतः इनकी जो मुलाकात है ना वहीं पे हुई थी, कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी की मुलाकात जो है कहाँ पे हुई, यदि एग्जाम में पूछता है कि किस सत्याग्रह के बाद ये महात्मा गांधी जी से मिले, तो उसका आंसर बनता है चंपारण सत्याग्रह। और यही है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी जी के साथ आ गए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हालांकि आप सभी ने पढ़ा है लेकिन रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, और ये बात तो मैं आपको बताना भूल गई, चंपारण और अहमदाबाद और मील स्ट्राइक। तो चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा में, तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी कि नील किसानों की दुर्दशा को लेकर के ये सत्याग्रह था। किसकी? नील किसानों की दुर्दशा, यानी कि इंडिगो प्लांटेशन, जहाँ पे 3 खटिया सिस्टम हुआ था, आप लोगों को पता होगा। फिर हुआ था प्लीग बोनस, यानी कि क्या देना था, बोनस की बात हुई थी, यानी कि ना हमारा ना तुम्हारा फिक्स करो 35% पे, ना हमारा ना तुम्हारा फिक्स करो 35% में, ये होता है प्लेग बोनस। फिर होता है खेड़ा सत्याग्रह, ये लास्ट टाइम रिवीजन वाले लोगों के लिए होता है ये सब चीज़ें, जिन्होंने हर चीज़ को पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, अच्छा प्लेग बोनस की बात हुई थी, ना हमारा ना तुम्हारा क्या होता है, ब्रिटिश बोल रहे थे, ब्रिटिश कितना बोल रहे थे कि हम 20% देंगे बोनस, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय सूखा पड़ गया था, प्लेग बोनस, तो क्या हो गया था, और ये क्या किसान बोल रहे थे, नहीं नहीं हमको तो 50% चाहिए। तो महात्मा गांधी जी जब हंगर स्ट्राइक किए थे, भूख हड़ताल किए थे, तो उनकी बात मान करके किसान और अंग्रेज दोनों जन मील स्ट्राइक, यानी कि जो मील के जो वर्कर्स थे और ये थे क्या बोलते हैं ब्रिटिश लोग थे, ये दोनों आपस में मान करके बोले अच्छा ठीक है 35% में फिक्स कर देते हैं। 35% यानी कि 15 दोनों जन घटा लो, है ना, ये 15 बढ़ा लो, 20 वाले 15 बढ़ा लो और आप लोग 15 घटा दो, इस तरह से। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर आता है खेड़ा, तो खेड़ा की बात होती है तो ड्रॉट या फिर क्रॉप फेलियर हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। सेम कल जैसे कि मैंने डक्कन राइट बताया था ना, तो उसमें भी यही, खेड़ा वाले में भी यही हुआ था कि इनको ज़बरदस्ती, एक तो वैसे पर भी उपज नहीं हुई, ऊपर से ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि नहीं तुम लगान दो, तो कहाँ से देंगे। तो उस समय इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। किसने किया था? फर्स्ट असहयोग आंदोलन। और फिर ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी ने इसमें खेड़ा सत्याग्रह, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? आपसे पूछ रहा है ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ? तो आंसर है आपका ऑप्शन है आपके 1936, 1937, 1938 या 1939। तो क्या है आपका सही आंसर? ऑल इंडिया किसान सभा कब, इसका गठन कब हुआ है? तो 1936 में। ईयर पूछा, डेट पूछेगा तो याद रखना है आपको 11 अप्रैल। क्यों मैं डेट आपको बता रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता है, एकदम क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं और डेट में सेट करने को दे देते हैं, तो हमको डेट भी याद रहनी चाहिए। तो 11 अप्रैल 1936। फिर आता है कि कहाँ हुआ, यदि पूछेगा कहाँ गठन हुआ, तो लखनऊ सेशन के वक्त में ये बात हुई थी, है ना। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पे ये बात हुई थी। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन के वक्त जो है इसके, यदि आपसे पूछा कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे सरस्वती। अन्य मेंबर्स भी देख लेते हैं कि अन्य सदस्य कौन थे। तो एग्जाम में पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो आपका आंसर बनना चाहिए जयप्रकाश नारायण। बहुत सारे थे लेकिन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनका नाम आपको बता रहे हो, जयप्रकाश नारायण, इंदुलाल याग्निक। फिर आते हैं एन.जी. रंगा। फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया,
राम मनोहर, बहुत सारे हैं जो इससे जुड़े थे अखिल भारतीय किसान सभा से, लेकिन इनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, राम मनोहर लोहिया। फिर आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। इतना नाम, 5 नाम ज़रूर याद रखना। पहला तो अध्यक्ष नाम याद रखना, और अध्यक्ष कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर अन्य सदस्य यदि आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। यदि ईयर पूछता है तो 1936, डेट पूछता है तो 11 अप्रैल, डेट पूछा तो 11 अप्रैल याद रखना आप लोग। इतनी चीज़ें यदि आप ऑल इंडिया किसान सभा से याद कर लिए तो यानी कि ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर है। नेक्स्ट सेशन है, और हाँ अच्छा ये बताओ, लखनऊ सेशन के वक्त इसका गठन हुआ था ना, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लखनऊ सेशन जब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तब इसका गठन हुआ था। तो अब आप लोगों को बताना है कि लखनऊ अधिवेशन के वक्त जो है 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग ढूंढ करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आता है किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। ये एक है ना, एक ईश्वर, एक ईश्वर। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी? तो बताइए आंसर क्या है? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। किसने दिया था नारा? इसका नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बताया है, तो क्या होगा आप सभी बता पा रहे होंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और ये कौन थे? ये अन्य सदस्य थे किसके? अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1929 या 1935? तो कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहली बात तो ये कि बम्बई याद रखना है, मुंबई में हुई थी। अब ईयर की बात आती है तो ईयर है 1920। कब हुआ था? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना का कारण है कि उस समय लीग नेशन था और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लीग नेशन में भारत से रिप्रेजेंटेटिव भेजना था कि भारतीय व्यापार संघ की, यानी कि कौन भारत को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी वजह से 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अध्यक्ष के रूप में याद रखना है लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। यदि अन्य सदस्य पूछा किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो अन्य सदस्य, ये तो प्रेसिडेंट हो गए, अन्य सदस्य यदि पूछता है तो आपको याद रखना है नारायण मल्हार जोशी। कौन? नारायण मल्हार जोशी। फिर आते हैं जोसेफ बाप्तिस्ता। फिर आते हैं दीवान चमन लाल, ठीक है। फिर से अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ, यदि आप यदि लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई। डेट पूछा तो 31 अक्टूबर 1920 में हुई। कहाँ हुई? तो बम्बई में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अन्य सदस्य कौन थे? तो अन्य सदस्य थे नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बाप्तिस्ता और दीवान चमन लाल। ये अन्य सदस्य थे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। किसने किया था? बख्त खां। आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप लोग पूरा सैन्य नेतृत्व 1857 का, विद्रोह कहाँ का,
यानी कि जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह से पूरा एक लिस्ट बना लीजिए, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी कि ये दमन किए थे दिल्ली विद्रोह, जो 1857 का जो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, तो उसका दमन करते वक्त किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकल्सन, हडसन, हैवलॉक या कर्नल नील? तो यहाँ आपका सही आंसर है निकल्सन की मृत्यु हो गई थी, निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने 1857 के विद्रोह की किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह ज़फ़र, नाना साहेब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? अब यहाँ पे आंसर नहीं भी आता है ना, और वो कमज़ोर पूछ लिया है, लेकिन हमको नहीं पता है आंसर क्या है। तो हमको तो ये पता है नाना साहेब बहुत स्ट्रांग, तात्या टोपे बहुत स्ट्रांग, रानी लक्ष्मीबाई बहुत स्ट्रांग, तो ऑब्वियसली आंसर तो आपका बहादुर शाह ज़फ़र ही है। हालांकि आप लोग इतना पढ़े हैं कि आपको आंसर भी पता होगा कि सबसे कमज़ोर कड़ी यदि कोई है, क्योंकि ये बूढ़ा था, बूढ़ा शासक था, और बूढ़ापे में इसको राजा बना दिए, तो ऑब्वियस है ना कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि कोई कमज़ोर कड़ी थी तो वो बहादुर शाह ज़फ़र ही था। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनशा वाचा? तो कौन थे बताइए? 1905 के बनारस अधिवेशन के वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय? बताइए किसको दिया गया है पंजाब केसरी? तो लाला लाजपत राय। यहाँ पे तो सभी बता पा रहे होंगे आंसर। फिर 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बटलर कमेटी। तो पहली बात तो आप ईयर याद रख लीजिए, बटलर कमेटी कब बनी थी? 1927 में। और यहाँ पे आपका सही आंसर है, इसका जो उद्देश्य था ना, वो था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना, ये था। इसका कहीं पे भी मॉडर्नाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं था कि ये मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण करना चाहते थे, नहीं, ये संबंध सुधारना चाहते थे। कौन? बटलर कमेटी। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट किया, ये पार्ट 2 है। और भी अभी क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमको, यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, वो भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन कंपाइलेशन में आपके लिए ला रही हूँ कि लास्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए, और इसीलिए मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जिससे यदि आप भूले भी हो तो याद आ जाए, और पता नहीं है तो पढ़ लो। ठीक है, इस तरह से। और ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।